सब कहते हैं और हमने भी सुना है कि जिंदगी एक अबूझ पहेली है। वैसे तो जिंदगी के कई रंग हैं, मगर सबसे गहरा रंग है प्यार का। और यह रंग गहरा होने के बाद भी अलग अलग तरह से छरता है और कई कई बार छरता है। अब प्यार है ही ऐसी बला कि कोई बच नहीं पाता। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है और हर बार कोई छल ली जाती है। यह भी सुनते आए थे। आज भी छलिया कौन, ये एक बद्धा प्रश्न चिन्ह बनकर मुहबाए खद्दा है। प्यार को छल मानने को दिल तैयार नहीं, और प्यार में सब कुछ जायज है, तो प्यार करने वाले को भी कैसे छलिया कह दें। प्यार करने वाले सिर्फ प्रेमी प्रेमिका नहीं होते। प्यार तो जिंदगी का दूसरा नाम है और जिंदगी में बहुतेरे रिश्ते होते हैं। मसलन माता पिता, भाई बहन, मित्र और इनसे जुड़े अनेक रिश्ते, ममत्व, स्नेह, लाधा दुलार और फटकार, ये सभी प्यार के ही तो स्वरूप हैं। इन सब के साथ जहां स्वार्थ हो वहां चुपके से छल भी आ जाता है। वैसे जयवंत और वनीला की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। कथानायक तो जयवंत ही है, मगर नायिका अकेली वनीला नहीं है। वनीला तो जयवंत और उसकी पत्नी सुमेधा की जिंदगी में आई वह दूसरी औरत है, जिसकी वजह से सुमेधा अपनी बेटी मीनू के साथ अकेली रहने के लिए विवश है। सुमेधा सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और जयवंत सरकारी कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर है। दोनों की शादी परिवारजनों ने तय की थी। सुमेधा सुंदर और सुशील है और जयवंत के परिजनों को दिल से अपना मानकर सबके साथ सामंजस्य बैठाकर कुशलता पूर्वक घर चला रही है। शादी के 10 सालों बाद सरकारी काम से जयवंत को दूसरे शहर में ठौर तलाशना पड़ दिया। काफी प्रयासों के बाद भी सुमेधा का ट्रांसफर नहीं हुआ। जयवंत हर शनिवार शाम को आता और पत्नी व बेटी के साथ 2 दिन बिताकर सोमवार को लौट जाता। मीनू भी प्रतिष्ठित स्कूल में PRH रही थी, तो सुमेधा ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। सुमेधा सप्ताह भर घर की जिम्मेदारी अकेली उठाती रहती और सप्ताहांत में घर आए पति के लिए भी समय निकालती। जयवंत के कॉलेज में एक प्राध्यापिका थी, वनीला, जो अधिक उम्र की होने के बाद भी अविवाहित थी। वह सुंदर, सुशील और संपन्न थी। मनोनुकूल वैवाहिक रिश्ता न मिलने से सबको नकारती रही। उम्र के इस सोपान पर तो समझौता करना ही था, जो उसके स्वभाव में नहीं था। इसीलिए आजीवन अविवाहित रहने का मन बना चुकी थी। अक्ल और शक्ल दोनों कुदरत ने जी खोल कर दी थी, तो अकड़ भी स्वाभाविक। कॉलेज में सबको अपने से कमतर ही समझती थी। जयवंत और वनीला ने जब पहली दफा एक दूसरे को देखा तो दोनों का दिल कुछ जोर से धड़का। जयवंत तो था ही, स्पोर्ट्समैन तो उसका गठीला शरीर था। उसे देखकर वनीला को अपना संकल्प कमजोर पड़ता जान पड़ा। उसे लगा कि कुदरत ने उसके लिए योग्य जीवन साथी बनाया तो सही, मगर मिला देर से। दोनों देर तक स्टाफ रूम में बैठे रहते, जबरदस्ती का कुछ काम लेकर। दोनों को पहली बार पता चला कि वे कितने कर्मठ हैं। एक दूसरे की उपस्थिति मात्र से वे उत्साह से लबरेज हो तेजी से काम निपटा देते। अधिकांश कार्यकारिणी समितियों में दोनों का नाम साथ में लिखा जाने लगा, क्योंकि इससे समिति के अन्य सदस्य निश्चिंत हो जाते थे। दोनों को किसी अन्य की उपस्थिति पसंद भी नहीं थी। स्पोर्ट्स समिति की कर्मठ सदस्य और अधिकांश गतिविधियों की संयोजक अब वनीला मैडम होती थी। यह अलग बात है कि उनकी बातचीत अभी भी शासकीय कार्यों तक ही सीमित थी। व्यक्तिगत रूप से दोनों एक दूसरे से अनजान ही थे। बास्केटबॉल के टूर्नामेंट्स होने थे, जिसकी टीम में वनीला दल की अभिभावक के तौर पर, जबकि जयवंत कोच के रूप में छात्राओं के दल के साथ गए थे। वहां अप्रत्याशित अनहोनी हुई कि एक छात्रा की तबीयत काफी खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। शहर के दूसरे कॉलेज के दल के साथ ही अपनी टीम को रवाना कर वे दोनों छात्रा के पेरेंट्स के आने तक वहीं रुके। हॉस्पिटल में गुजरी वह एक रात उनकी जिंदगी में बहुत बद्धा परिवर्तन ले आई। रात भर बेंचनुमा कुर्सियों पर बैठे बैठे ही काटनी पड़ी, और चूंकि काम तो कुछ था नहीं, सो उस दिन खूब व्यक्तिगत बातें हुई। जयवंत ने वनीला से अभी तक शादी न करने की वजह पूछी तो उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। उसकी बात का इशारा समझकर जयवंत भी बोल उठा, जब मैं ही मिल सकता हूं तो मेरे जैसे की जरूरत ही क्या है। वनीला की आंखें आश्चर्य मिश्रित खुशी से फैल गईं। क्या आपने भी अभी तक शादी नहीं की? अब जयवंत मगरमच्छी आंसुओं के साथ बोला, मेरी दादी मरते वक्त मुझे उनके एक दूर के रिश्तेदार की बेटी का हाथ जबरन थमा गई। वह दिमाग से पैदल है, तभी तो यहां लेकर नहीं आया। अब मैं उसे तलाक दे दूंगा। यदि तुम चाहोगी तो हम शादी कर लेंगे। मीनू, ओह जय, कितना गलत हुआ तुम्हारे साथ। हम पहले क्यों नहीं मिले? अब तुम्हारी पत्नी है
तो हम कैसे शादी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते वीणु? आई लव यू, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। बोलो, सच है ना यह? हमारी जिंदगी है, हम एक दूसरे के साथ बिताना चाहें तो इसमें गलत क्या है? कहते हुए उसने भावातिरेक में वनीला का हाथ कसकर पकड़ लिया। उम्र की परतों में वनीला ने जो भावनाओं की बर्फ छिपा रखी थी, वह जयवंत के सहारे की गर्मी से पिघलने लगी। जवाब में उसने भी बोल ही दिया, आई लव यू टू जय, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू। इधर इजहार इश्क हुआ और उधर छात्रा की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी। मीनू सोच रही थी कि जय की पत्नी के साथ मैं छल कर रही हूं तो गलत नहीं है, क्योंकि उसके परिवार वालों ने भी तो जय के साथ छल किया है। जय सोच रहा था कि घर की जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। पत्नी और बेटी तो वैसे ही अकेले रहने की आदी हो गई हैं। यहां पर मैं वीणु को उसके हिस्से का प्यार देकर उस पर उपकार कर रहा हूं, कोई छल नहीं कर रहा। वह भी तो मुझे पाना चाहती है। बेटी को पढ़ा लिखा कर शादी कर दूंगा। कितने ही पुरुषों ने 2 शादियां की हैं, ये कहीं से भी गलत नहीं है। और सुमेधा तो इस सब से अनजान ही थी। जय और वीणु अब कॉलेज के बाद भी साथ में समय गुजारने लगे थे। उम्र का तकाजा था तो शाम के बाद कभी कोई रात भी साथ में गुजर जाती। जय अपने रूम पर कम और वीणु के घर पर अधिक समय गुजारने लगा। दोनों ने चोरी छिपे शादी भी कर ली, मगर उसे गुप्त रखा। जय का रविवार अभी भी सुमेधा और मीनू के साथ गुजरता था। यह बात भी 16 आने सच है कि पत्नियों की आंखें उन्हें अपने पतियों की नजरों में परिवर्तन का एहसास करा ही देती हैं। सुम्मी भी जय में आए परिवर्तन को महसूस कर रही थी। रही सही कसर स्टाफ मेंबर्स ने पूरी कर दी। एक गुमनाम पत्र पहुंचा था सुम्मी के पास, जिसमें जयवंत और वनीला के संबंधों का जिक्र करते हुए उसे सावधान किया गया था। अगले रविवार जब जयवंत घर पहुंचा तो वहां अपने माता पिता और सास ससुर को आया देखकर हैरान रह गया। हंगामा होना था, हुआ भी। जयवंत लौट आया इस समझौते के साथ कि तलाक के बाद भी मीनू की पढ़ाई और शादी की सारी जिम्मेदारी वही वहन करेगा। अब वीणु से शादी की बात राज नहीं रह गई थी। काफी लंबे अरसे बाद किसी वजह से हमारा सुमेधा के शहर में जाना हुआ। जयवंत ने सुम्मी और मीनू से मिलकर आने को कहा। हमें भला क्यों आपत्ति होती? जयवंत और वनीला निस्संतान थे, इसलिए इसकी तड़प तो थी ही। इतने सालों बाद बेटी से मिलने की तड़प तो पिता को होनी स्वाभाविक भी थी। प्यार का खुमार हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, और जयवंत की पोस्टिंग भी दूसरे शहर में हो चुकी थी। अब उसे अकेले में अपराध बोध सालता होगा। जयवंत के माता पिता ने वीणु को कोसने में कोई कसर नहीं रखी। उनके अनुसार उस बांझ स्त्री ने उनके बेटे बहू का घर तोड़ डकर उनका जीवन नारकीय बना दिया है। उसने पत्नी का सुख तो दिया, मगर पिता का सुख नहीं दे पाई। उसी की वजह से जय और मीनू इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रहे। अब मीनू पीजी की पढ़ाई पिता के साथ रहकर उनके कॉलेज से करना चाहती थी। जयवंत और वनीला की पोस्टिंग अलग अलग शहर में होने से शायद उन्हें फिर उम्मीद की किरण दिख रही थी। सुमेधा का कहना था कि मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, मगर मीनू को उसका अधिकार मिलना चाहिए। वनीला के विरोध के बावजूद भी मीनू अपने पिता के घर रहने आ गई थी। वीणु अब वीकेंड में आती थी। जब कभी कुछ विवाद होता तो उनका फोन आने पर हमें ही जाना पड़ देता था, क्योंकि न चाहते हुए भी इस कलह की अप्रत्यक्ष वजह तो हम बन ही चुके थे। न हम सुम्मी से मिलने जाते और न ही यह टूटा तार फिर से जुड़ता। आज भी अचानक फोन आया और वीणु ने कहा, आप लोग तुरंत आइए। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या मीनू। कुछ देर तक तो हम समझ ही नहीं पाए। सौतन का आपसी झगड़ा तो सुना था, मगर सौतेली माँ और बेटी का इस तरह से झगड़ना। आश्चर्य की एक वजह और थी कि वनीला और मीनू दोनों ही काफी समझदार थीं। अलग अलग दोनों से बात करने पर हम इतना समझ पाए थे कि दोनों अपनी सीमाएं जानती थीं और एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में दखल भी नहीं देती थीं। कभी कभी जय संतुलन नहीं कर पाते, तभी विवाद होता था। जय का कहना था कि मीनू ही मेरी इकलौती संतान है, तो वीणु को भी इसे स्वीकार लेना चाहिए। आखिर वह उसकी भी बेटी है। सुमेधा ने तो वनीला को अपनी जगह दे दी, तो क्या यह उसकी बेटी को हमारी जिंदगी में थोड़ी भी जगह नहीं दे सकती? उसका अधिकार तो यह नहीं छीन रही है। 2 से 3 साल बाद तो ससुराल चली जाएगी। तब तक भी इसे आंख की किरकिरी नहीं मानकर सूरमे की तरह सजा ले। हमारी जिंदगी में रोशनी ही तो कर रही है। हम भी जय की बातों से सहमत थे। जिंदगी का यही दस्तूर है, दूसरी औरत ही हमेशा गलत ठहराई जाती है। मैं भी एक औरत हूं तो सुम्मी का दर्द महसूस कर रही थी, और मीनू से सहानुभूति होते हुए भी वीणु को गलत नहीं मान पा रही थी। मेरे पति वीणु को गलत ठहरा रहे थे और मैं जय को
एक पल को लगा कि उनका झगड़ा सुलझाने में हम न झगड़ पड़े। वीणु ने चुप्पी तोड़ी। हम इतने सालों से अकेले रहे। मीनू कोई छोटी बच्ची नहीं है। उसे समझना चाहिए कि मैं वीकेंड पर आती हूं। उसके आने के बाद जय तो आते नहीं उसे अकेला छोड़कर। यदि कुछ गलत दिखे तो मुझे मीनू को डांटने का अधिकार है या नहीं? यदि कुछ ऊंच नीच हो गई तो दोष तो मुझे देंगे सब। पड़ोस में रहने वाले लड़के से इसका नैन मटक्का चल रहा है। मैंने खुद देखा। पूछा तो साफ मुकर गई और जय मुझे ही गलत कह रहे हैं। यह उतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। उसका प्रलाप चलता ही रहता यदि हमें मीनू की सिसकियां ना सुनाई देती। मेरी कोई गलती नहीं है। आंटी मुझे क्यों ऐसा बोल रही हैं? वे खुद जैसी हैं वैसा ही मुझे समझ रही हैं। मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूं तो मेरी तकलीफ क्यों समझेंगी? सुबकते हुए भी मीनू इतनी बड्ढी बात बोल गई। एक पल को सन्नाटा छा गया। मुझे भी आज मीनू को देखकर अपना अजन्मा बच्चा याद आता है। सन्नाटे को चीरते हुए वनीला ने रहस्योद्घाटन किया। अब चौंकने की बारी हमारी थी। वीणु चुप रहो प्लीज। मीनू बेटी के सामने इस तरह बात मत करो। जयवंत गिद्धा गिद्धाते हुए बोले। मीनू भी सहम सी गई। वीणु के सब्र का बांध जो टूटा तो आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। बताओ मेरी क्या गलती है? जब जय आखिरी बार सुम्मी के घर से लौटे थे तब मैंने इन्हें खुशखबरी दी थी। जीवन बगिया में नया फूल खिलने वाला था। मगर जय ने बीच में ही बात काट दी। वीणु प्लीज, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मगर प्लीज अब चुप हो जाओ। लेकिन वीणु ने भी आज ठान ही लिया था। वह बोलती रही और परत दर परत जयवंत के छल की कलई खोलती गई। उस समय इन्होंने मुझे कहा कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है। इस समय सुम्मी के वकील को हमारी शादी का सबूत मिल गया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। सरकारी नौकरी भी जा सकती है। तुम अभी बच्चे को एबॉर्ट करवा दो। एक बार कोर्ट की कार्यवाही निबट जाए फिर हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे और बच्चा तो भविष्य में फिर हो ही जाएगा। तो मैंने गलत नहीं कहा था। उस समय यही उचित था। उचित अनुचित मैं नहीं जानती। मुझ पर तो बांझ होने का कलंक लग गया क्योंकि मीनू तुम्हारी बेटी है। ये सब जानते हैं। हम पसोपेश में बैठे थे। स्थिति इतनी बिगड़ने की उम्मीद नहीं थी। मैं सोच रही थी कि प्यार क्या क्या बदलाव ला देता है। सही और गलत की विवेचना के परे सुम्मी ने मातृत्व को जिया मगर परित्यक्त होकर अधूरी रही। वीणु ने प्रेयसी बन प्यार पाया मगर मातृत्व की चाह में अधूरी रही। जयवंत ने सुम्मी और वीणु के साथ अधूरी जिंदगी जी बेटी होने के बाद भी मीनू को दुलार न सका। क्या यही प्यार है या मात्र छलावा है? आपने मेरे पापा को छीना, अपने अजन्मे बच्चे की हत्या की थी, इसलिए आप मां नहीं बन सकी। कुदरत ने आपको सजा दी। मीनू भी आज उम्र से बड़ी बातें कर वीणु को कटघरे में खींच रही थी। देखो, जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते। मीनू सही कह रही है। हमारी गलती का प्रायश्चित करने के लिए ही कुदरत ने मीनू को हमारे पास भेज दिया है। वही हमारी बेटी है। तुम बांझ नहीं हो। प्लीज अब बात को यहीं खत्म करो। बात तो अब शुरू हुई है। कुदरत ने सजा नहीं दी। यह तो। बोलते हुए वीणु उठी और पर्स में से एक कागज निकालकर मेरे सामने रख दिया। ये देखो, सजा मुझे मिली है। ये सही है। मैंने प्यार किया मगर जय ने मेरे साथ कितना बड्ढा छल किया। यह अचानक मिला है मुझे। देखो, क्या नाटक है यह? कौन सा कागज है? जय अब गुस्से से चिल्लाया। मैंने देखा। वह मेडिकल सर्टिफिकेट था, जय की नसबंदी का। आपने वीणु को बताए बिना ही ऑपरेशन। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। अब जरूरी भी नहीं था कुछ बोलना। अब परछाई पानी में नहीं थी। आईने में सब स्पष्ट दिख रहा था और हम सोच रहे थे कि प्यार में छल हम किससे करते हैं, अपने रिश्तों से या खुद से, खुद की जिंदगी से। प्रश्न अभी तक अनुत्तरित ही है।